नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत लाइव में, जिसमें हम दिखाएंगे तिब्बत और तिब्बत के लोगों से जुड़ी हर एक अहम खबर। चीन द्वारा किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से तिब्बतियों ने वहां धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया तिब्बत का साथ देने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा। तिब्बत कम्युनिटी NSW के प्रेसिडेंट मिगान गोत्सांग का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अगर तिब्बत का साथ देती है तो कुछ खोएगी नहीं बल्कि पाएगी ही। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने अपनी नेपाल यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। खबर थी कि वेन जियाबाओ 3 दिन की यात्रा पर आने वाले थे और नेपाल और चीन इसी दौरान कई अहम फैसले लेने वाले थे, लेकिन यात्रा के टल जाने से नेपाल को काफी अफसोस हो रहा है। यहां तक कि नेपाल ने वेन जियाबाओ के आने की पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त चीन से ये संदेश आया कि वेन जियाबाओ नेपाल नहीं आ रहे। फिलहाल अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि वो अब कब नेपाल आएंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने तिब्बत के गांव में बर्ड फ्लू होने का अंदेशा जताया है। बताया जा रहा है कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के ल्हासा के प्राचीन राजधानी शहर के निकट संगदा के गांव के पक्षियों में बर्ड फ्लू की जांच कराने पर वहां 290 पक्षियों को मार डाला गया। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सांगे ने तिब्बत की सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन साइट को नया रूप देकर उसे फिर से लॉन्च किया है। एक समारोह के दौरान सांगे ने कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की साइट की सराहना की और साथ में कहा कि ये साइट भविष्य में भी तिब्बत के समर्थन में ऐसे ही काम करती रहे। उन्होंने कहा कि इस साइट से लोगों को तिब्बत के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है और कई लोगों ने इस साइट को सराहा भी। प्राग के गोल में सम्मेलन से परम पूज्य दलाई लामा धर्मशाला वापस आ गए हैं। उनके स्वागत के लिए कई निर्वासित तिब्बती भी मौजूद थे। आपको बता दें कि परम पूज्य दलाई लामा 3 दिनों की यात्रा पर प्राग गए थे। उससे पहले भी वो दिल्ली और कई इलाकों में गए थे। असल में दलाई लामा तिब्बत के विषय पर सबसे चर्चा करना चाहते हैं और सबकी राय जानना चाहते हैं। चीन ने तिब्बत में बौद्धों के बाद अब ईसाइयों की भी धार्मिक स्वतंत्रता पर बंदिश लगाते हुए इस इलाके से 11 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका से चाइना एड ग्रुप ने बताया कि इन ईसाइयों को पुलिस ने 1 दिसंबर के आसपास तिब्बत की राजधानी ल्हासा से हिरासत में लिया। इन पर अनाधिकृत तरीके से किसी गुप्त स्थान पर इकट्ठे होने और धर्म के नाम पर ऐसा दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया गया था, जो चीन की समाज स्थिरता और विभिन्न जातियों के बीच सौहार्द की बुनियाद कमजोर करने का काम करता था। इसे तिब्बत में ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता पर किए गए शासन के पहले हमले के तौर पर देखा जा रहा है। चीन में कन्फ्यूशियसवाद को सबसे ज्यादा लोग धर्म के तौर पर मानते हैं। इसके बाद ताओवाद, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म में आस्था रखने वालों की भी खासी संख्या मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं एशिया के ऐसे देश की जहां बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किया गया है। यहां की कला और संस्कृति में आज भी इतिहास की झलक देखने को मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं इस देश की एक झलक। इतिहास की अतुलनीय देन और बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार एशिया में अगर कहीं किया गया था तो वो देश है श्रीलंका।
प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंहली वंश का शासन रहा। भारत के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था और तभी से यहाँ बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बेहद लंबे समय के इतिहास के चलते बौद्ध संस्कृति ने श्रीलंका में अपने पांव पसारे। आज इस छोटे से द्वीप के पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होती है। इस छोटे से द्वीप में सैर सपाटे का पूरा खजाना है। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े कई शानदार मंदिर हैं, जहाँ आप बौद्ध धर्म का पूरा जीवन दर्शन और इतिहास देख सकते हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र है। श्रीलंका में इन प्राचीन धरोहर को देखना एक अनुभव होता है। हालांकि श्रीलंका का लिखित इतिहास 2000 साल से भी कम पुराना है, पर वहाँ की स्थापत्य कला के प्राचीन नमूनों से साफ झलकता है कि श्रीलंका बहुत पहले से ही एक विकसित क्षेत्र रहा है। श्रीलंका के प्राचीन वैभव को देखने के लिए किसी जमाने में यहाँ की राजधानी अनुराधापुरा की यात्रा जरूर करें। इस शहर में प्राचीन भग्नावशेष और भव्य स्तूप चारों ओर दिखाई देते हैं। पर्यटकों को लुभाने वाले ये स्तूप 1500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके पास ही विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक पवित्र श्री महाबोधि वृक्ष भी है, जिसे सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने अनुराधापुरा से मंगाया था। माना जाता है कि ये वृक्ष भारत में बोधगया स्थित उस महाबोधि वृक्ष का ही एक अंश है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और जिसकी एक टहनी महेंद्र अपने साथ ले गए थे। यहाँ समाधि में लीन बुद्ध की प्रतिमा भी है, जो मूर्ति कला की अद्भुत मिसाल है। वैसे पूरे अनुराधापुरा में इस तरह की मूर्तियों, मंदिरों और पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है, जहाँ पर्यटक खो से जाते हैं। तो वहीं कोलंबो से 216 किलोमीटर की दूरी पर अनुराधापुरा के पास पहाड़ों को काटकर बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां भी देखने लायक हैं। जहां आराम करते बौद्ध और खड़े बुद्ध की विशाल मूर्तियां आपको जरूर आकर्षित करेंगी। तो वहीं सिगरिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर दम्बुला है, जहां एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें बुद्ध की 150 से भी ज्यादा मूर्तियां एक कतार में लगी हैं। इसकी छत पर भी कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये गुफाएं लगभग 1 शताब्दी की बनी हुई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा विराजमान है। दम्बुला की इस मंदिर में 5 गुफाएं हैं। गुफाओं में भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक विरासत है। श्रीलंका के इस वैभवशाली इतिहास में गौतम बुद्ध के दर्शन होते हैं। वाकई ये देश अपने अतुलनीय इतिहास को आज तक सहेजे हुए है। तो देखा आपने एशिया ने किस तरह से गौतम बुद्ध के अवशेषों को आज तक सहेज कर रखा हुआ है। जनता के लिए नाजिया रहमान। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।